नमस्कार। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो हमें सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर की दुनिया में ले जाती है, खास तौर पर स्टैटा पर। हाँ, स्टैटा। स्रोत है दुर्गा एग्रो सर्विसेज का लिखा स्टैटा, डेटा विश्लेषण का व्यापक मार्गदर्शक। तो हमारा काम है इस गाइड से वो खास बातें निकालना जो हमें समझाएं कि भाई स्टैटा असल में क्या चीज़ है। क्या बला है। हाँ, डेटा विश्लेषण की दुनिया में इसका क्या महत्व है और ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। देखते हैं इस गाइड में क्या छिपा है। बिल्कुल। और स्टैटा की कहानी दिलचस्प है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश है जहां डेटा को आप संभाल सकें, उसका विश्लेषण कर सकें और उसे अच्छे से पेश भी कर सकें। ये 1985 से है, स्टैटा कॉर्प एलएलसी ने बनाया था इसे। अच्छा। 1985। हाँ, और इतने सालों में इसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं और डेटा विश्लेषकों के बीच अपनी एक खास जगह बना ली है। हाँ, 1985। ये तो काफी पुराना है टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो। बिल्कुल। लेकिन ये आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? गाइड कुछ इशारा करता है कि इसकी एक बड़ी वजह है इसका लचीलापन। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। ये उन लोगों को भी रास आता है जो मेनू और बटन क्लिक करके काम करना पसंद करते हैं, और उन विशेषज्ञों को भी जो कमांड लाइन पर कोड लिखकर वो सटीक नियंत्रण चाहते हैं। सही कहा। ये संतुलन साधना कोई आसान काम नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और आज के दौर में जहां डेटा हर तरफ है, उसको समझने के लिए, उससे नतीजे निकालने के लिए भरोसेमंद सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पहले से कहीं ज्यादा है। हाँ, वो तो है। और स्टाटा, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक काम नहीं करता, कई काम करता है। डेटा मैनेजमेंट सोचिए, आप अलग अलग स्रोतों से डेटा लाते हैं, उसे साफ करते हैं, है ना, व्यवस्थित करते हैं। फिर आता है विश्लेषण, जहां आप आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं, और फिर ग्राफिक्स, जिससे आप अपनी खोज को दूसरों को आसानी से समझा सके। स्टाटा इन सब को एक ही पैकेज में लाता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। चलिए डेटा मैनेजमेंट से ही शुरू करते हैं। गाइड में जिक्र है कि स्टार्टअप बड़ी बड़ी फाइलों को, लाखों रिकॉर्ड्स वाली फाइलें, उनको आसानी से संभाल लेता है। ये बात कितनी अहम है? बहुत ज्यादा। क्या दूसरे सॉफ्टवेयर ये नहीं कर पाते? देखिए, कर तो पाते हैं, लेकिन स्टाटा की खासियत है इसकी एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी, कार्यक्षमता और स्थिरता। जब आप बहुत बड़े डेटा सेट पर काम कर रहे होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर का धीमा पड़ जाना या मान लीजिए क्रैश हो जाना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्टाटा इस मामले में काफी मजबूत माना जाता है। और सिर्फ साइज की बात नहीं है, बात अलग अलग फॉर्मेट की भी है। आजकल डेटा कई रूपों में आता है। एक्सेल स्प्रेडशीट है, CSV फाइलें हैं। हाँ, SAS, SPSS। बिल्कुल। यहाँ तक कि दूसरे सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर जैसे SAS या SPSS की फाइलें, स्टाटा इन सबको पढ़ सकता है और उनके साथ काम कर सकता है। ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इसे किसी भी मौजूदा विश्लेषण प्रक्रिया में फिट करना आसान बना देता है। सोचिए, ये एक लाइब्रेरियन की तरह है जो किसी भी भाषा में लिखी किताब को पढ़कर सही जगह पर रख दे। हाँ, ये तो वाकई सुविधाजनक लगता है, खासकर जब अलग अलग टीमों या प्रोजेक्ट से डेटा इकट्ठा करना हो। बिल्कुल। लेकिन डेटा संभालने के बाद असली काम तो विश्लेषण का है। गाइड में कई तकनीकी शब्द हैं: अर्थमितीय मॉडलिंग, सर्वाइवल एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। क्या आप थोड़ा सरल शब्दों में बता सकते हैं कि स्टाटा इन क्षेत्रों में क्या खास करता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अर्थमेटिक मॉडलिंग जो है, इकोनॉमेट्रिक मॉडलिंग, उसका इस्तेमाल खासकर अर्थशास्त्र और वित्त में होता है। ये समझने के लिए कि अलग अलग आर्थिक कारक, जैसे मान लीजिए ब्याज दरें और महंगाई, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। स्टाटा में इसके लिए बहुत एडवांस्ड और स्थापित तरीके मौजूद हैं। अच्छा। फिर है सर्वाइवल एनालिसिस। इसका इस्तेमाल चिकित्सा शोध में होता है, ये देखने के लिए कि किसी इलाज के बाद मरीज कितने समय तक ठीक रहते हैं। या इंजीनियरिंग में भी होता है, ये जानने के लिए कि कोई पुर्जा कब तक चलेगा। स्टाटा में इसके लिए खास कमांड्स हैं जो इन जटिल गणनाओं को थोड़ा आसान बना देती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अकादमिक शोध तक ही सीमित नहीं, मस्ती इसमें थोड़े सिर्फ यूनिवर्सिटीज में नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस तब काम आता है जब आप एक साथ कई वेरिएबल्स, चरों के बीच संबंध देखना चाहते हो। जैसे मार्केट रिसर्च में ये समझना कि उम्र, आय और शिक्षा का किसी प्रोडक्ट की पसंद पर क्या असर पड़ता है। ओके। भविष्य का अनुमान लगाने के लिए, जैसे अगले साल किसी कंपनी की बिक्री क्या हो सकती है, या मौसम का पूर्वानुमान। स्टाटा इन सभी विश्लेषणों के लिए शक्तिशाली और विश्वसनीय उपकरण देता है। ये सिर्फ बुनियादी आंकड़े नहीं देता, ये शोधकर्ताओं को जटिल सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है।
और यही गहराई इसे अकादमिक जगत में इतना लोकप्रिय बनाती है। हाँ, और गाइड भी कहता है कि इन विश्लेषणों के नतीजों को दिखाना भी स्टाटा में आसान है। ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन की बात हो रही है। आजकल तो खैर डेटा को दिखाने के कई फैंसी तरीके आ गए हैं। हाँ, बहुत सारे। स्टाटा इस मामले में कहाँ खड़ा है? देखिए, यहाँ स्टाटा की एक और खूबी सामने आती है। ये प्रकाशन गुणवत्ता वाले मतलब पब्लिकेशन क्वालिटी ग्राफ्स बना सकता है। हिस्टोग्राम्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं, रिग्रेशन लाइन वाले प्लॉट्स, सर्वाइवल कर्व्स, ये सब कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन ग्राफ्स को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। रंग, लेबल, आकार, सब कुछ कस्टमाइजेबल है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि शोधकर्ता इन ग्राफ्स को सीधे अपने रिसर्च पेपर, रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्हें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके ग्राफ्स को दोबारा बनाने या ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये तो बहुत समय बचाता होगा। बिल्कुल, ये वाकई बहुत समय बचाता है। मतलब विश्लेषण करो और वही नतीजा दिखाओ, सब एक ही जगह पर। हाँ, ये तो वर्कफ्लो को काफी आसान बना देता होगा। हाँ, बिल्कुल सुगम बना देता है। गाइड में डू फाइल्स और एडो फाइल्स का भी जिक्र है ऑटोमेशन के संदर्भ में। ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये स्टाटा की एक बहुत शक्तिशाली विशेषता है, खासकर पुनरुत्पादनीय शोध यानी रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च के लिए। देखिए, डू फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें आप स्टाटा कमांड्स की एक पूरी सीरीज लिख देते हैं, डेटा लोड करने से लेकर उसे साफ करने, विश्लेषण करने और ग्राफ बनाने तक। सब कुछ? हाँ। अच्छा। अब अगर आपको यही विश्लेषण दोबारा करना है या मान लीजिए किसी और को आपका काम जांचना है, हाँ। तो बस उस डू फाइल को चलाना होता है और स्टाटा सारे स्टेप्स खुद ब खुद दोहरा देता है। अरे वाह, इसका मतलब है कि अगर किसी ने कोई विश्लेषण किया है तो कोई दूसरा व्यक्ति ठीक वही नतीजे दोबारा पा सकता है सिर्फ उस स्क्रिप्ट को चलाकर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यही पुनरुत्पादनीय शोध का मूल सिद्धांत है। इससे न सिर्फ गलतियों को पकड़ना आसान होता है, बल्कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। दूसरे शोधकर्ता आपके काम को समझ सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं और उस पर आगे काम कर सकते हैं। एडो फाइल्स थोड़ी और एडवांस चीजें हैं। ये आपको स्टाटा में अपने खुद के नए कमांड बनाने की सुविधा देती हैं, जिससे सॉफ्टवेयर की क्षमताओं को और बढ़ाया जा सकता है। ये जो खुलापन है और दोहराव पर जोर है, ये स्टाटा को एकेडमिक सत्यनिष्ठा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। तो हमने डेटा मैनेजमेंट, विश्लेषण, ग्राफिक्स और ऑटोमेशन की बात की। अब अगर इसकी तुलना बाजार में मौजूद दूसरे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर जैसे SPSS या R से करें, तो स्टाटा कहाँ फिट बैठता है? गाइड कहता है कि ये एक बीच का रास्ता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, SPSS यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, उसको अक्सर इस्तेमाल में सबसे आसान माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग से बचना चाहते हैं। उसका मेन्यू आधारित इंटरफेस बहुत इंट्यूटिव है, बहुत सहज है। दूसरी तरफ R एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है जो बेहद शक्तिशाली और लचीली है। आप उसमें लगभग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे सीखने में समय और मेहनत लगती है, क्योंकि वो मुख्य रूप से कोडिंग पर आधारित है। और स्टाटा इन दोनों के बीच में है। सही। स्टाटा में SPSS जैसा मेनू आधारित इंटरफेस भी है जो नए उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही इसमें R जैसी शक्तिशाली कमांड लाइन भी है जो एडवांस उपयोगकर्ताओं को बारीक नियंत्रण और जटिल विश्लेषण करने की सुविधा देती है। अच्छा। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो SPSS से ज्यादा शक्ति चाहते हैं, लेकिन शायद R की पूरी कोडिंग सीखने का समय या झुकाव नहीं रखते। ये उपयोग में आसानी और विश्लेषणात्मक गहराई का एक संतुलन प्रदान करता है। क्या इस बीच के रास्ते का कोई नुकसान भी है? मतलब क्या ये किसी एक चीज में उतना बेहतरीन नहीं है जितना कि कोई स्पेशलाइज्ड टूल? ये एक जायज सवाल है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि शायद सबसे जटिल ग्राफिक्स बनाने के लिए R ज्यादा लचीला है। हाँ, हो सकता है। यह शुरुआती लोगों के लिए SPSS थोड़ा ज्यादा आसान लग सकता है, लेकिन स्टाटा की ताकत इसी संतुलन में है। ये ज्यादातर शोधकर्ताओं की, आप कह सकती हैं, 80-90% जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरा करता है, और ये काम ये एक एकीकृत और सुसंगत तरीके से करता है। साथ ही इसका अपना एक बहुत बड़ा और सक्रिय उपयोगकर्ता समुदाय है जो मदद और अतिरिक्त पैकेज यानी एडो फाइल्स प्रदान करता है, जिससे इसकी क्षमताएं लगातार बढ़ती रहती हैं। गाइड में इसके उपयोग के कई क्षेत्रों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र, वित्त, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय, सरकार।
ये तो काफी व्यापक दायरा लगता है। हाँ, बहुत फैला हुआ है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि इन अलग-अलग क्षेत्रों में स्टाटा का इस्तेमाल कैसे होता है? जरूर। अर्थशास्त्र और वित्त में, जैसा हमने पहले कहा, टाइम सीरीज विश्लेषण, जैसे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का अध्ययन, हाँ, और अर्थमिति या मॉडलिंग, जैसे आर्थिक नीतियों के प्रभाव का आकलन, इसके लिए ये बहुत लोकप्रिय है। सामाजिक विज्ञान, जैसे समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान में, बड़े सर्वेक्षणों के डेटा का विश्लेषण करने, वोटिंग पैटर्न समझने या सामाजिक कार्यक्रमों के असर को मापने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? महामारी विज्ञान यानी एपिडेमियोलॉजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्टाटा का इस्तेमाल बीमारियों के फैलने के पैटर्न को समझने के लिए होता है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए सर्वाइवल एनालिसिस के जरिए, और विभिन्न स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए भी। यहाँ तक कि बायोस्टैटिस्टिक्स में भी इसका गहरा उपयोग है। अच्छा। व्यवसाय और विपणन में कंपनियां ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने, बिक्री का पूर्वानुमान लगाने और मार्केटिंग अभियानों की सफलता को ट्रैक करने के लिए स्टाटा का उपयोग कर सकती हैं। सरकारी एजेंसियां और नीति शोधकर्ता सामाजिक नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने या आर्थिक रुझानों पर नजर रखने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, जहां भी डेटा आधारित निर्णय लेने की जरूरत होती है, स्टाटा एक उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, इतने सारे विकल्प होने के बावजूद शोधकर्ता स्टाटा को क्यों चुनते रहते हैं? गाइड इशारा करता है कि बड़े और जटिल डेटा सेट को संभालने की क्षमता, उन्नत अर्थमिति और वो जो पुनरुत्पादन पर जोर है, हाँ, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वो इसके मुख्य कारण है। क्या यही बात इसे खास बनाती है? हाँ, ये मुख्य आकर्षण है, खासकर अकादमिक और शोध जगत में। बड़े डेटा सेट को कुशलता से संभालना आज के बिग डेटा युग में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कई सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब बड़े पैमाने के डेटा में छिपे होते हैं और स्टाटा उन्हें खंगालने में मदद करता है। हाँ, उन्नत सांख्यिकीय तरीके, विशेष रूप से अर्थमिति में, इसे उन क्षेत्रों के लिए पहली पसंद बनाते हैं जहां कार्य-कारण संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। और पुनरुत्पादन पर जोर सिर्फ एक तकनीकी विशेषता नहीं है, ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है जो वैज्ञानिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है। ये सारी बातें मिलकर स्टाटा को एक गंभीर शोध उपकरण बनाती हैं। ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। डेटा विश्लेषण का क्षेत्र तो बहुत तेजी से बदल रहा है। मशीन लर्निंग आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तरह के डेटा स्रोत। हाँ, बिल्कुल बदल रहा है। क्या स्टाटा इन बदलावों के साथ कदम मिला पाएगा? क्या ये भविष्य में भी प्रासंगिक बना रहेगा? गाइड इस पर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता है। स्टेटाकॉर्प लगातार सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, नई सुविधाएं जोड़ रहा है। उदाहरण के लिए अब इसमें पाइथन और दूसरी भाषाओं के साथ इंटीग्रेशन बेहतर हो गया है, जो मशीन लर्निंग के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। मार्कडाउन जैसे आधुनिक रिपोर्टिंग टूल के साथ इसका तालमेल बढ़ रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा, उपयोगकर्ता लिखित पैकेजों का बढ़ता इकोसिस्टम इसे नई तकनीकों और विश्लेषणों को अपनाने में मदद करता है। हाँ, ये सच है कि आर और पाइथन जैसे ओपन सोर्स टूल कुछ क्षेत्रों में शायद ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेटा का ध्यान हमेशा कठोर सांख्यिकी तरीकों और उपयोग में आसानी के संतुलन पर रहा है। अर्थशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाजशास्त्र जैसे क्षेत्रों में जहां ये संतुलन महत्वपूर्ण है, स्टेटा के प्रासंगिक बने रहने की पूरी संभावना है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, तो स्टाटा सिर्फ एक और सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर नहीं है। ये डेटा प्रबंधन, शक्तिशाली विश्लेषण, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और पुनरुत्पादन पर जोर देने वाला एक पूरा सिस्टम है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये नए सीखने वालों को भी डराता नहीं और विशेषज्ञों को भी निराश नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। इसकी असली खूबसूरती इसी संतुलन में है कि ये जटिल विश्लेषणों को सुलभ बनाता है और साथ ही वैज्ञानिक कठोरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। विभिन्न विषयों में इसकी व्यापक उपयोगिता इसे एक मूल्यवान कौशल बनाती है। इसे सीखना निश्चित रूप से किसी के भी विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ा सकता है और करियर के नए अवसर खोल सकता है। तो ये थी स्टाटा पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा, जो दुर्गा एग्रो सर्विसेज की गाइड स्टाटा डेटा विश्लेषण का व्यापक मार्गदर्शक पर आधारित थी। हमने देखा कि ये कैसे काम करता है, क्यों महत्वपूर्ण है और किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। हाँ, और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं।
हमने देखा कि स्टार्टअप पुनरुत्पादन और एक संरचित तरीके से विश्लेषण करने पर बहुत जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ विश्लेषण करने का एक तरीका है या फिर ये सॉफ्टवेयर जिस दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, यानी व्यवस्थित होना, पारदर्शी होना, सत्यापन योग्य होना, क्या वो सॉफ्टवेयर के उपयोग से परे भी शोधकर्ताओं के सवाल पूछने के ढंग को या नतीजों की व्याख्या करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है? दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।